क्रेत वार्ड के पूर्व जिला पंचायत सदस्य और वयोवृद्ध सामाजिक कार्यकर्ता श्री आनंद व्यास जी हमारे साथ हैं। व्यास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और व्यास जी से जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से अब 2027 की चुनाव को लेकर सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं और अपनी पूरे जोर लगा रही है आगामी चुनाव को लेकर। कुछ बातें हैं जिस पर हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हमारा जो जितनी भी विधानसभाएं हैं वहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या कुछ बदलाव होना चाहिए? धन्यवाद उनियाल साहब। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने विचार रखना चाह रहा हूँ। और सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, शुभकामनाएं कि आप हमारे इस क्षेत्र की सारी समस्याओं को अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते रहते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने कहा कि चुनाव आने वाले हैं 2027 के उत्तराखंड में, और स्वास्थ्य के विषय में आपने बात की। तो अगर हमें पलायन को रोकना है, सबसे पहली समस्या जो है पलायन की है। यहाँ पर जो है ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि जिस क्षेत्र से जो है लोग पलायन नहीं कर रहे हैं। अगर उसको रोकना है, अगर हमारी मंशा सरकार की भी और आम जनप्रतिनिधियों की भी मंशा है कि इस पर कैसे लगाम लगाया जाए, तो मैं एक सभी पार्टियों से अनुरोध करना चाहता हूँ। मेरा पर्टिकुलर किसी एक पार्टी के प्रत्याशियों से नहीं है। जितने भी पार्टियां हैं, उनके जितने भी प्रत्याशी मैदान में रहेंगे, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वे यहाँ की जो समस्या है, सबसे विकट समस्या जो है स्वास्थ्य और शिक्षा है। प्रत्येक प्रत्याशी एक शपथ पत्र पर लिख के दे कि भाई मेरी 5 साल के अंतर्गत मैं क्षेत्र के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं करूँगा और किस प्रकार से करूँगा और क्या क्या मेरी प्राथमिकताएं होंगी। स्वास्थ्य के विषय में यहाँ पर जो है जितने भी, क्योंकि भौगोलिक स्थिति भी इतनी खतरनाक है कि कहीं नदी हैं, कहीं नाले हैं, कहीं कुछ हैं, तो इस प्रकार से जो है लोगों को आने जाने में जो है बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मेरा अपना मानना यह है कि प्रत्येक न्याय पंचायत क्षेत्र में, हिल साइड में, प्रत्येक न्याय पंचायत क्षेत्र में जो है एक एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हो और प्रत्येक विधानसभा में 2-2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हों और उन पे ऐसा निर्णय लिया जाए कि जो नए मानक बनाए जाएं, जो पुराने मानक हैं उनको बदलते हुए नए मानकों के अनुसार तब्दीली करते हुए इस प्रकार से करें कि जिस प्रकार की व्यवस्था उप जिला चिकित्सालय के मानक हैं, उसी प्रकार से उन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में व्यवस्था हो, जिससे कि यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित जो दिक्कतें हैं वो पूरी कर दी जा सके। ये हम सरकार से और जो प्रत्याशी होंगे उनसे भी अनुरोध करते हैं कि उस शपथ पत्र में वो लिख के दें कि मैं क्षेत्र में इन चीज़ों को प्राथमिकता के आधार पे आगे काम करूँगा। व्यास जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो भी अभी युवा हैं या युवतियां हैं जो उपनल के माध्यम से या संविदा के माध्यम से जितने भी लोग सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब न्याल जी, इस संबंध में तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि वर्तमान में ये जो हमारे न्यायालय हैं, सम्मानित न्यायालय ने जो है एक अपने फैसले में बहुत अच्छा फैसला न्यायालय ने दिया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन जो है उन लोगों को मिलना चाहिए। किंतु मैं उस संबंध में भी ये अपना सुझाव देना चाहता हूँ कि इन लोगों ने अपनी जवानी तो जो है 10-10, 12-12, 15-15 साल जो है दांव पे लगा रखी है। और उन बच्चों को क्या मिला जिस समय उन्होंने
अपने परिवार को पालने में अपना जवानी खो दी और आज वो जो है इस जगह पर पहुंच चुके हैं। वो तो न्यायालय के द्वारा जो है उन बेचारों को जो है थोड़ा आशीर्वाद मिल गया है कि समान वेतन समान कार्य के लिए होना चाहिए। किंतु मैं जो भी आगे सरकार बने 2027 में सरकार बने, वर्तमान में जो सरकार है, आने वाली जो सरकारें हैं, उस संबंध में भी मैं सारे जो प्रत्याशी हैं इस बात को भी उसमें अपने घोषणा पत्र में अपने शपथ पत्र पर लिखे कि आने वाले समय में जितने भी उपनल के माध्यम से हों चाहे संविदा के माध्यम से हों, प्रत्येक जितने भी लोग हैं सबको जो है वो सबका नियमितीकरण हो जाना चाहिए और उनको जो है पूर्ण रूप से जो है किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और प्रत्येक प्रत्याशी जो है इसको भी अपने घोषणा पत्र में अपने शपथ पत्र में जो है अपनी पार्टी को भी अवगत कराए कि घोषणा पत्र में भी ये होना चाहिए। और नंबर 2 बात मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, ये ठेकेदारी प्रथा जो है ख़त्म हो जानी चाहिए। मनरेगा की जो दिहाड़ी है वो 300 रुपया सरकार ने कर दी, तो 300 का मतलब 9,000 रुपया। और आज जो उपनल का हमारा पढ़ा लिखा बच्चा जो है वो भी 9,000 रुपये के 10,000 रुपये 11,000 रुपये ले रहा है, तो वो भी तो मनरेगा का आदमी हो गया। तो क्या है ये व्यवस्था है? उन लड़कों का दोहन हो रहा है। मुझे दुख होता है इस बात का कि हमारे बच्चों का भविष्य जो है दांव पे लग चुका है और उन्होंने अपनी सारी जवानी भी ख़त्म कर दी और शिक्षा भी जो है दांव पे लगा रखी है। तो मैं ये भी ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इनको भी जो है पूर्ण रूप से जो है अच्छी तनख्वाह होनी चाहिए, नियमित होना चाहिए और ये ठेकेदारी प्रथा जो है ख़त्म हो जानी चाहिए। ब्यास जी, आपने लंबे समय तक अपना राजनीतिक जीवन जिया है और जिस तरह से बात करते हैं उत्तराखंड राज्य जो आंदोलनकारी हैं और उत्तराखंड में जो भू कानून की बात हो रही है और काफ़ी कुछ उसमें आगे बात बढ़ी भी है, इस पर क्या कुछ कहना है? ऐसा है उनियाल साहब कि ये जो उत्तराखंड आंदोलनकारी के विषय में आपने सवाल किया, तो हम भी उसी में हैं। हमने भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और उस समय यहाँ पर देखो ये जो क्षेत्र थे आवागमन के साधन नहीं थे, यहाँ पर पटवारी लोग और ये सारे कर्मचारी वगैरह सब जो हैं हड़ताल पे चले गए थे और उस समय अखबार भी कम चलते थे। इस क्षेत्र में आना जाना भी कम ही होता था पत्रकार लोगों का। और जिन लोगों ने उस समय गिरफ्तारियाँ भी दी थी, हमारी जैसे ये प्रतापनगर तहसील हुआ करती थी, तो इस क्षेत्र से केमर आरगढ़ से भी हम भी गए थे और गिरफ्तारियाँ दी थी हमने, मगर वो दस्तावेज जो हैं कहीं नहीं मिल पा रहे हैं। एक बार हमने जो है एसपी ऑफिस में वहाँ भी एप्लीकेशन लगाई, उन लोगों ने कहा कि साहब वो दस्तावेज जो हैं जला दिए गए हैं और अब उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि मुझे दुख है इस बात का कि वो तो हमारे दस्तावेज थे, वो आंदोलन के दस्तावेज थे, वो कैसे ख़त्म कर दिए गए ये बड़ा ताज्जुब का विषय है। मगर उसमें भी आंदोलनकारियों में 4-4, 5-5, 6-6 जो आंदोलनकारी घोषित हैं, चिन्हित हैं, वो लोग लिख के दे रहे हैं कि भाई ये लोग हमारे साथ थे और सरकार उसको नहीं मान पा रही है या जो समिति का गठन कर रखा है तो वो समिति मेरे ख्याल से कोई पावरफुल तो है नहीं और न ही डीएम साहब को भी इस संबंध में कोई अधिकार दे रखा है सरकार ने। अरे जब वो समिति है, वो समिति अगर अपनी सिफारिश करती है कि भाई जो 4-4, 5-5, 6-6 आदमियों ने उनको चिन्हित किया है कि और स्वीकार कर रहे हैं कि वो हमारे साथ थे, तो उन लोगों को सरकार क्यों नहीं आंदोलनकारी घोषित करने में समर्थन दे रही है? उनको कर देना चाहिए। दूसरे में भू कानून की आपने बात की है, तो भू कानून आज आप देख रहे होंगे कि मैंने पिछले कुछ 1-2 महीने पहले ये सुनने में आया और के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से पता भी चला और महिपाल सिंह जी नेगी हमारे पत्रकार उनके चैनल के माध्यम से भी मुझे पता चला कि सरकार जो है उधर कोई ज़मीन है उसका नीलामी वगैरह होने जा रही है या कुछ ऐसा था। मुझे क्योंकि वो तो नजूल की ज़मीनें हैं, यहाँ पर जो है किसी को भी उसको ग्राम सभा की ज़मीन हैं, इनको देने का किसी को अधिकार नहीं है। मगर
दरवाज़ा तो खुल चुका है कि साहब जितनी ज़मीन चाहो उतना ले लो, मगर ये ठीक नहीं है और हम ये चाहते हैं कि इस पे प्रतिबंध लग जाना चाहिए। और जिस प्रकार से हिमाचल में भू कानून है, उसी के तर्ज पे जो है यहाँ पर भी हो जाना चाहिए, जिससे यहाँ के लोगों को किसी प्रकार से जो है परेशानी का सामना न करना पड़े। व्यास जी, जिस तरह से हम बात करते हैं कि घनसाली विधानसभा में, तो लगता है अन्य जगह भी कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है। सिंचाई नहरों की स्थिति काफ़ी ख़राब रहती है, बार बार लोग पानी के लिए परेशान रहते हैं। और जो एक तरफ सरकार का जो दावा है कि किसानों की आय दुगनी की जाएगी, उसको लेकर, और जिस तरह से घनसाली यानी घनसाली विधानसभा की बात करें तो यहाँ टेरी डैम है जो कि घनसाली विधानसभा की छाती पर ही बना हुआ है। प्रतापनगर जो अन्य तमाम यहाँ पे इलाके हैं, वहाँ पर जो जानकारी है कि इसकी एक रॉयल्टी शायद सिंचाई विभाग को मिलनी थी, और वो जो है TSDC नहीं दे पा रहा है। क्योंकि आप पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, आपको इस बारे में ज़्यादा जानकारी होगी क्या कुछ ये मामला है। तो और अगर वो रॉयल्टी मिलती तो निश्चित तौर पर जो यहाँ की सिंचाई नहर थी उनका रखरखाव हो पाता। बहुत अच्छा प्रश्न आपके द्वारा किया गया। हम ये समझ लीजिए आप कि हमारा जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर जो है 80% क्षेत्र जो है हमारा सिंचाई से ही लाभ मिलता है और सिंचित ज़मीन है। किंतु कुछ समय से पैसे के अभाव में होता है, कभी सरकार बजट देती है, कभी नहीं देती है, तो रोज़ रोज़ मतलब विधायकों से भी झगड़ा होता रहता है कि हमारे क्षेत्र की सारी नहरें अस्त व्यस्त हैं, पानी सुचारू रूप से नहीं आ पा रहा है। किसानों को क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि जगह जगह नहरें क्षतिग्रस्त हैं। हालांकि 2-3 बार जो है हमने विधायक जी से भी कहा था और विधायक जी ने इस तरफ थोड़ा ध्यान दिया और पैसे का प्रबंध भी किया है, किंतु अभी तक जो सुविधा पानी की मिलनी चाहिए थी वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही है। और इस संबंध में जब आपने कहा कि साहब रॉयल्टी देती TSDC वाले देते हैं, हाँ ये था कि जब मैं जिला पंचायत सदस्य था तो मैंने इस संबंध में भी सिंचाई विभाग से भी वार्ता की थी ऑफिस में जा कर के कि जो ये मेरे ख्याल से कई क्यूसिक पानी जो है पर डे जो है जो TSDC वाले लेते हैं उसके रॉयल्टी सिंचाई विभाग को मिलती थी, मगर वहाँ उन्होंने जो है उसको अनदेखा कर दिया और उसको रॉयल्टी को नहीं दे पा रहे हैं। अगर वहाँ की रॉयल्टी मिलती है तो मेरे ख्याल से हमारी जितने भी डिस्ट्रिक्ट एरिया की नहरें हैं, सरकारी नहरें हैं, सबके व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चलने लग जाएगी। और हम विधायकों से भी, जितने भी विधायक हैं उनसे भी अनुरोध करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि TSDC से जो है इस संबंध में वार्ता करें, जितने भी विधायक वर्तमान में हैं, और वो जो है वार्ता करते हुए इस बात को प्रमुखता के आधार पर रखें कि हमारे क्षेत्र की जितनी भी नहरें हैं उसके रखरखाव के लिए जो है हम सरकारी पर निर्भर न रहें बल्कि TSDC पर भी इसका दबाव बनाएं और TSDC वाले जो हैं रॉयल्टी दें और यहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी, अपना बहुत धन्यवाद। आपने जो है बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का हमसे बात की है और मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने भी प्रत्याशी हैं उनका एक दायित्व बनता है कि पार्टी का घोषणा पत्र तो हो गई, मगर मेरा अपना मानना ये है कि जितनी चीज़ें हमने कही है उन चीज़ों को जो है अपने शपथ पत्र में ज़रूर लिखेंगे, जिससे क्षेत्र के लोग कल के दिन उन्हीं शपथ पत्र के अनुसार जो है आपसे भी, जितने भी प्रत्याशी हैं उनसे भी पूछा जाए कि आपने इस क्षेत्र के लिए क्या किया, आपने ये शपथ पत्र में ये आश्वासन दिया था। ऐसा न हो कि जैसे ये जुमलेबाजी चलती है कि साहब हम फलाना काम कर देंगे और बाद में कह दो कि ये तो जुमला था, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हम जुमला ना सुने, हम हकीकत सुने और आपके चैनल के माध्यम से जो है ये बात ज़रूर उन तक पहुँचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दुनियाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।